तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम कक्षा 12th वाले छात्रों के लिए विषय भूगोल का पेपर जो कि पूरा सलूशन के साथ लेके आ चुके हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी देख लीजिए प्रश्न क्रमांक पहला। तो प्रश्न क्रमांक पहला देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर जो है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आखेट तथा भोजन संग्रह प्राकृतिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अब दूसरा देख लेते हैं, जो कि आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप देख लीजिए कि सहकारी खेती की वह प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ पे जो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, तो सहकारी खेती की वह प्रणाली कहलाती है जिसके अंतर्गत एक ही किसान परस्पर संगठित होकर लाभ प्राप्ति के लिए सामूहिक खेती करते हैं। इसके लिए इसे सामूहिक खेतिया सामूहिक से भी कहते हैं। अब इसी के साथ साथ हम प्रश्न क्रमांक 3 का हल देख लेते हैं, जो कि देख लीजिए, यह बहुत ही विशेष तथा जटिल प्रकार के क्रिया हैं जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से होता है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा, ताकि आपके पेपर में 100% मार्क्स आना संभव हो जाए। आगे देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, जो कि यह बहुत ही विशेष तथा जटिल प्रकार की क्रिया है जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप जैसे शिक्षा, सूचना, संवेदना, विकास। इसके आगे जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 का हाल देख लीजिए। चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल गन्ना है। अब चीनी उद्योग के लिए जो कि महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है, गन्ना है। तो उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अब देख लीजिए, जो कि एक विशेष मौसम में ही प्राप्त होता है। इसके बाद इसकी आवक बंद हो जाती है। इसके बाद इसकी जो आवक होती है वो बंद हो जाती है। साथ ही चीनी उद्योग में इसका उत्पादन भी कम हो जाता है। इसके साथ ही जो चीनी उद्योग में इसका उत्पादन जो है तो भी कम हो जाता है। इसलिए चीनी उद्योग एक ही मौसमी उद्योग कहलाता है। इसीलिए जो चीनी उद्योग होता है वो एक ही मौसमी उद्योग कहलाता है। अब इसी के साथ साथ हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6वें में देख लेते हैं, खरीफ फसलें सोयाबीन, गन्ना, मूंग दाल। अब जो प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसलें सोयाबीन, गन्ना, मूंग का दाल। अब इसी के साथ साथ हम आप सभी को प्रश्न क्रमांक 7 की ओर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 का देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है वे धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह, अयस्क, बॉक्साइट आदि। अब आगे देख लीजिए, जिन खनिजों से आधा तो प्राप्त होती है उसे अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कि वस्त्र, चूना, पत्थर आदि। अब प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 8 का देख लेते हैं कि डेयरी कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब डेयरी कृषि की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित तरीके से लिखी गई है। जैसे कि आपको लिखना है प्रश्न पहला नंबर डाल के कि उन्नत प्रकार के कृषि हैं जिनमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है। अब इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट इसका लिखना है कि पशुओं को चराने एवं दूध निकालने के लिए पर्याप्त श्रम होता है। अब तीसरे नंबर में देख लीजिएगा कि इसमें लिखा है, यह मुख्यतः किसी नगरीय औद्योगिक केंद्रों की
आसपास की जाती है। और अब आगे देख लीजिए, यह मुख्यतः किसी नगरीय औद्योगिक केंद्रों के आसपास ही पाई जाती है। लेकिन अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। तो यहाँ पे लिखा है विदेशी आयात और निर्यात से आर्थिक क्रियाओं का विकास होता है। अब दूसरे नंबर का देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों और वस्तुओं के स्थानांतरण के सिद्धांत पर निर्भर करता है, जिसे व्यापार करने वाले देशों को लाभ ही पहुंचाता है। और तीसरे नंबर में लिखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों के मध्य सहयोग और भाईचारा बढ़ता है। अब प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको क्या लिखना है कि ओरिएंटल एक्सप्रेस रेलगाड़ी यूरोप सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। और इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है एयर फ्रांस के पेरिस्टाइल और तुर्की के कास्टेट-यान शहर के बीच चलती है। और तीसरे नंबर पे इस मार्ग पर चलने वाली प्रमुख ट्रेन ओरिएंट एक्सप्रेस है। लेकिन अब इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देख लीजिए, जो कि तारे का आकार प्रारूप। अब तारे का आकार प्रारूप, तो इसका देख लीजिए उत्तर, ऐसे प्रारूप वहां मिलते हैं जहां कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं। अब ये जो तारे का आकार प्रारूप होता है, ये एक ऐसी जगह पे मिलती है जहां पे कई सारे मार्ग जो हैं तो एक ही स्थान पे आकर मिल जाते हैं, वहीं पे ये तारे का आकार मिलते हैं। अब देख लेते हैं अगला। तो यह बस्ती देखने के तारे में आकाश जैसी प्रतीत होती है, इधर से इधर लगे होते हैं। ऐसी बस्ती प्रायः नगरीय क्षेत्र में पाई जाती है। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर जो कि हम देख लेते हैं, प्रवास के आर्थिक परिणाम सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच के अनुपात पर है। और दूसरा देख लेते हैं कि कम जनसंख्या के क्षेत्र में लोगों की संख्या तथा मौजूदा संसाधन में असंतुलन होता है। अब तीसरा देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है, जिन क्षेत्रों में अप्रवासी लोग जाकर बसते हैं वहाँ क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। अब जिन क्षेत्रों में अप्रवासी लोग जाकर बस जाते हैं वहाँ जो क्रियाशील है तो यह व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देती है। अब आगे देख लीजिए कि प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 को हम देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय निम्नलिखित हैं। ऐसे क्षेत्र में जल सदन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए, बल्कि बगा की फसलें, खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। का मानचित्र के नहर के जल का समान वितरण होना चाहिए। मार्केट में बहते जल की क्षति को कम करने के लिए किए जाना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं जो कि आपको प्रश्न क्रमांक 14। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्थव्यवस्था का हवाई क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है सेवा सेक्टर कहलाता है। सेवा सेक्टर में मुख्य रूप से परिवहन, कुरियर, सूचना क्षेत्र की सेवाएं, रियल एस्टेट, होटल एवं रेस्टोरेंट, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं में आती है। तो आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों
ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनको भी नॉलेजमेंट मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में और किसी और टॉपिक पर हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में सल्यूशन लेके आएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।